अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्यूज़ क्या है, इसे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, और किसी भी लीनियर या स्विच मोड पावर सप्लाई के लिए या किसी सर्किट के लिए आप फ्यूज़ की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, और वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें किसी फ्यूज़ की कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी हैं। हम एक परफेक्ट फ्यूज़ प्रोटेक्शन के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं फ्यूज़ क्या है। फ्यूज़ किसी भी सर्किट के अंदर एक प्रोटेक्शन के लिए, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक सर्किट है, एक जनरेटर है, यहाँ पर कुछ भी एसी या डीसी सोर्स है और ये कुछ वोल्टेज जनरेट कर रहा है। मैं कहता हूँ ये 20 वोल्ट जनरेट कर रहा है, और इसके आगे हम एक रजिस्टर लगाते हैं, एक लोड लगाते हैं जिसको आरएल बोला जाता है। हम कहते हैं कि ये 20 वोल्ट है और 20 ओहम की रजिस्टर है, तो यहाँ पर जो करंट चल रही है वो I = V/R होता है। तो वोल्टेज 20 है, 20 ओम की रजिस्टर है, तो हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट चल रही है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है सर्किट के अंदर। ये तो है गुड वर्किंग कंडीशन। अगर किसी वजह से हमारी ये जो दो वायर्स जा रही हैं ये आपस में टच हो जाती हैं, इनकी इंसुलेशन आपस में ख़त्म होकर, तो जो मेटालिक कनेक्टर है वो आपस में एक दूसरे के साथ जंपर हो जाता है, तो इसके जंपर होने की वजह से इस सर्किट में से जो फ्लो होने वाली करंट थी ये ऐसे गुजर रही थी। अगर ये किसी वजह से ये शॉर्ट लिंक हो जाए इस तरह से, अभी देखिए ये 20 ओम की रजिस्टर है, तो जैसे ही शॉर्ट लिंक होगा तो ये रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता। जब पैरेलल में पाथ हो जाएं तो करंट का फ्लो जो है वो पैरेलल में हो जाता है, और करंट हमेशा वो रास्ता चुनेगी जहां पर रेजिस्टेंस कम से कम है। अभी ये थी 20 ओम, और शॉर्ट सर्किट में होता क्या है कि रेजिस्टेंस कम से कम हो जाती है। वो रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं कि इससे लोड रेजिस्टेंस से 1000 गुना तक कम हो जाती है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। हम कैसे 1000 गुना कह सकते हैं, ये देखें, जब ये शॉर्ट सर्किट हुआ तो किसी भी वायर के, किसी भी जो भी यहाँ जहाँ पर भी शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ माइक्रो ओम, कुछ ना कुछ मिली ओम रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि ये वायर भी तो एज अ इंडक्टर और रेजिस्टर काम कर रही थी। इसकी अपनी एक स्टैंड बाई रेजिस्टेंस होती है। हम कहते हैं कि जी ये रेजिस्टेंस जब 1000 गुना कम हो गई, तो जब जितनी रेजिस्टेंस कम करते जाएंगे तो I = V/R होता है। पहले थे 20 वोल्ट और 20 ओम रेजिस्टेंस थी। अगर ये रेजिस्टेंस 0.001 ओम हो जाएगी, 1 मिली ओम हो जाएगी, 1 माइक्रो ओम हो जाएगी, तो ये करंट उसी तरह 1000 गुना बढ़ जाएगी। जब ये करंट इतनी ज़्यादा बढ़ी तो हो सकता है ये जो वायरिंग है, ये जो कनेक्टर आपने लगाया है, ये इतनी ज़्यादा करंट को हैंडल ना कर सके। जब ये करंट हैंडल नहीं करेगा तो ये क्या होगा, डैमेज होगा, इसके इंसुलेशन जलेगी, ये खुद मेल्ट होगा, या पीछे जो हमारा जनरेटर लगा हुआ है, जो सप्लाई सोर्स लगा हुआ है, वो डैमेज हो जाए। अगर इसके नज़दीक कोई इंसान है वो भी डैमेज हो सकता है। यानी जो शॉर्ट सर्किट है वो इक्विपमेंट का और इंसानों का नुकसान का सबब बन सकता है, मशीनरी डैमेज हो सकती है। तो इसको कहा जाता है, ये जो करंट बढ़ी है यकदम, इसको कहा जाता है शॉर्ट सर्किट करंट। यानी ऐसी करंट, एक थी रेगुलर करंट, बट ये वाली करंट जो है ये शॉर्ट सर्किट की वजह से बढ़ी है। ISC इसको कहा जाता है, शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये शॉर्ट सर्किट करंट से बचाव के लिए हमें कोई ऐसी चीज़ लगानी पड़ती है इस सर्किट के सीरीज़ में, यहाँ पर, कि जहाँ से इसमें करंट इंटर हो रही है तो वहाँ पर एक ऐसा ऑटोमेटिक डिवाइस लगा दिया जाए जो कि उस करंट को रोक। जब ये करंट किसी लिमिट से बढ़ना शुरू हो तो उस वक्त क्या हो कि ये सर्किट को फ़ौरन से डिस्कनेक्ट कर दे। तो ये डिस्कनेक्ट करवाने वाला जो मटेरियल है, जो चीज़ हमने लगाई है, इसको फ्यूज़ का नाम दिया जाता है।
ये सर्किट ब्रेकर भी हो सकता है, फ्यूज़ भी हो सकता है, किसी तरह का पीटीसी रीसेटेबल स्विच भी हो सकता है। ये तो होगी शॉर्ट सर्किट कंडीशन, जब हमारे कोई वायरिंग शॉर्ट हो गई, कोई शॉर्ट लिंक हो गया। दूसरा इसका सिनेरियो ये हो सकता है कि आपके पास ये 20 ओम का सोर्स है, 20 वोल्ट का सोर्स है, और आपने ये 20 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी, एक लोड लगा दिया। ये तो ले रहा है इस वक्त 1 एम्पियर करंट। अगर मैंने इसके ऊपर एक और लोड लगा दिया जो भी 20 ओम का है, तो अभी पैरेलल में रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाती है, करंट दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। ये भी 20 का है, ये भी 20 का है, तो सर्किट की अभी आरटी जो हो जाएगी, वो टोटल रेजिस्टेंस वो डाउन हो जाएगी, वो 10 ओम हो जाएगी। 10 ओम होने से करंट बढ़ जाएगी। करंट अभी बन गई 2 एम्पियर। इस नोड पे अभी यहाँ पर 10 इससे गुजरेगी, 1 एम्पियर इससे गुजरेगी, 1 इससे गुजरेगी। अगर मैं यहाँ पर और एक रजिस्टर लगा देता हूँ, एक और लोड लगा दिया, अभी 1 2 3 4, तो रेजिस्टेंस उसी तरह 4 से डिवाइड हो जाएगी। 20 की रेजिस्टेंस लगाई तो करंट उसी तरह बढ़ती जाएगी। अभी करंट हम बढ़ा रहे हैं। अगर ये मेरा सोर्स ये वाला, ये मैक्सिमम 1 एम्पियर दे सकता है, और इस पे मैंने 1 2 3 4 लोड लगा दिए, तो ये 4 एम्पियर करंट बन जाएगी। अभी जब 4 एम्पियर करंट बनेगी, इसकी तो टोटल कैपेसिटी है 1 एम्पियर। अभी जब 1 एम्पियर से लोड बढ़ा, ये ओवरलोड हो गया, ओवरलोड की वजह से ओवर करंट होगी। ओवर करंट भी इस सप्लाई को डैमेज कर देगी, क्योंकि इसकी लिमिट ही 1 एम्पियर है। इससे बचाने के लिए भी हम फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं कि जैसे ही करंट 1 एम्पियर से बढ़ेगी, ये इसको डिस्कनेक्ट कर देगा ताकि ये सप्लाई हमारी बच सके। ये वीडियो बनाने का मकसद, ये मेरे एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया है कि वो कहता है कि जी हमें फ्यूज़ की कैलकुलेशन बताएं। उनने मुझे पैरामीटर दिया है कि जी मेरे पास 12 वाट और 24 वोल्ट सप्लाई है, इसके लिए मुझे फ्यूज़ बताएं। ये आउटपुट सेक्शन में है, 12 वाट है और 24 वोल्ट है। इसके लिए फ्यूज़ बनाना है। फ्यूज़ चूँकि एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एक पीस ऑफ वायर ही होता है, स्पेशल मटेरियल से बना हुआ, कि जब इसमें से करंट गुजरती है तो ये जैसे हीटर वायर होता है। हीटर वायर क्या होती है कि गर्म होना शुरू होता है। जब उसमें से करंट गुजरती है तो वो गर्म होना शुरू हो जाती है। तो जो आम इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं, तो उनके अंदर जो यानी 1000 वाट, 2000 वाट का, 3000 वाट का हीटर वायर वो होता है, तो वो हीट डेसिपेट करता है, हीट बनाता जाता है। और अगर एक ख़ास मटेरियल से बना दी जाए जिसका टेम्परेचर, उसके ख़ास टेम्परेचर पर पहुंचने पे वो तार पिघल जाए, मेल्ट हो जाए, तो उसे हम फ्यूज़ का नाम देते हैं। जब वो मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी, तो वो सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगी, क्योंकि करंट को हर हाल में इसमें से गुजरना है। अभी देखिए, चूँकि इसमें करंट का सबसे बड़ा अमल दखल है और इस फ्यूज़ की एक अपनी रेजिस्टेंस होती है, तो पावर डिसिपेट जो होती है P = I²R होता है। तो जितनी करंट बढ़ती जाएगी उसमें पावर उतनी बढ़ती जाएगी। एक लिमिट पे आएंगे, तो जब ये कंडीशन जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी कि जब हम ओवर करंट पे लेके जाते हैं, तो जब ये रेजिस्टेंस इसकी इतनी हीट अप हो जाएगी तो ये बर्न हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसके ओपन होने से आगे सर्किट को सप्लाई मिलना बंद हो जाती है। अभी आ जाए, ये है आउटपुट 12 वाट। तो किसी भी, अगर आप एक ऐसी सप्लाई डिज़ाइन करते हैं, मैं एक बात करता हूँ, यहाँ पे अगर आप फ्लाई बैक कन्वर्टर बनाते हैं, 12 वाट की सप्लाइयाँ जो है ये मैक्सिमम दे रहे होते हैं फ्लाई बैक, क्योंकि इससे इतनी थोड़े वाटेज के लिए आप जो है वो बहुत बड़ी सप्लाई नहीं बनाते। तो फ्लाई बैक कन्वर्टर मैक्सिमम जो बहुत अच्छा डिज़ाइन किया जाता है वो तकरीबन 90% एफिशिएंसी देता है। तो जो रूटीन में बनाए जाते हैं वो 85 से लेके 88% तक उसकी एफिशिएंसी होती है। मैं कहता हूँ कि मैं बिल्कुल एक नए सिरे से एक डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ किसी सर्किट को, 80% में एफिशिएंसी रखता हूँ कि जी मैं जो डिज़ाइन कर रहा हूँ, अभी चूँकि मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है बनाने का, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो
मैं 80% एफिशिएंसी रखता हूँ कि जी मेरी जो इनपुट अप्लाई होगी यहाँ पर और यहाँ पर जो इनपुट होगी, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। कितनी इनपुट आप दे रहे हैं और कितनी आउटपुट मिल रही है, यहाँ पे 100% देंगे और 80% आपको आउटपुट में मिल जाएगा। तो हम जो 12 वाट ले रहे हैं, तो 12 वाट आउटपुट को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दें, तो जो आपकी इनपुट पावर है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो 12 को 0.8 से हम कर देते हैं डिवाइड, तो हमारे पास ये आ जाती है 15 वाट। यानी 15 वाट हम इनपुट पे कंज्यूम करेंगे तो हमें आउटपुट में, अभी इनपुट पे जब आपको पावर का पता चल गया, अभी इनपुट करंट हम कैसे मालूम करेंगे। हमें पता है कि हम ये सप्लाई कन्वर्टर जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं, ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी ये 85 से लेके 220 वोल्ट तक हम इसको इनपुट देंगे, 240 तक, 250 तक, जो भी आप इनपुट देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको 220 पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। 220 वोल्ट हैं, 220 वोल्ट एसी। अभी हमारे पास ये पता चल गया कि वोल्टेज ये हैं, वाटेज ये हैं, तो इनपुट करंट आप मालूम कर सकते हैं। वाटेज रखें ऊपर, डिवाइड कर दें वोल्टेज से, 0.0681 एम्पेयर, इसको आप 68 मिली एम्पेयर कह देंगे। 68 मिली एम्पेयर इनपुट पे लेगी तो आउटपुट में 12 वाट देगी हमें। तो 24 वोल्ट हैं, तो अगर आप यहाँ पे करंट मालूम कर लेंगे आउटपुट में, इनपुट में हमारी कंजम्पशन ये होगी। बाकी जितनी भी इनपुट पे कंजम्पशन होगी, उसके जितने एरर हैं, इसके जितने लॉसेस हैं, वो सारे के सारे जो 3 वाट हैं वो ट्रांसफार्मर में, आईसी में जो हमारे रजिस्टर वगैरह हैं, वो सारे के सारे कैलकुलेट होने के बाद जो आउटपुट में है साफ़ी हमें 12 वाट मिलेंगे। इनपुट में हम 15 वाट कंज्यूम करेंगे। अभी जब आपने फ्यूज़ कैलकुलेट करना है, तो फ्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए आपको अभी ये 68 मिली एम्पेयर है, ये है हमारी जो एक्यूरेट करंट है। अभी आपने फ्यूज़ सेलेक्ट करना है, तो फ्यूज़ सेलेक्ट करने के लिए आप उसको, किसी भी फ्यूज़ को, उसकी मैक्सिमम रेटिंग हमें चाहिए 68 मिली एम्पेयर। जो फ्यूज़ सेलेक्ट करेंगे हम इससे ऊपर वाली वैल्यू का सिलेक्ट करेंगे, ताकि जो उसकी मैक्सिमम रेटिंग है उसका जो 75% लेंगे, तो ये फ्यूज़ बनना चाहिए। अभी उसके लिए क्या करेंगे, फ्यूज़ की वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए 68 को 135% ले लेंगे। 68 मल्टीप्लाइड बाई 1.35, तो ये 91.8 मिली एम्पेयर करंट आ जाएगी। तो 68 मल्टीप्लाइड बाई 1.35, इसको 91.8 मिली एम्पेयर, इसका फ्यूज़ हमें लेना पड़ेगा, ये वाला। यानी करंट हमें चाहिए ये वाली, इसका ऊपर जो रेंज लेंगे हमें ये रिक्वायर्ड फ्यूज़ लगाना पड़ेगा। अभी इसको अगर मल्टीप्लाई 0.75 से कर देंगे तो ये 68.8 मिली एम्पेयर फ्यूज़ इसकी आ जाएगी करंट। यानी आपने 91.8 का आपने फ्यूज़ लिया, जब उसको आप 0.75 या 75 से 75% जो आपने रखना है उस पर कैलकुलेट करेंगे, तो 68 मिली एम्पेयर आपकी जो सिस्टम मैक्सिमम ऑपरेटिंग करंट आ जाएगी। अभी ये कहानी आ गई। अभी इससे अभी 91.8 का एग्जैक्ट फ्यूज़ आपको नहीं मिलेगा। आपने स्टैंडर्ड चार्ट में जाना है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जी फ्यूज़ की करंट जो है वो आप 100 मिली एम्पेयर ले देंगे। अभी हमें दो चीज़ें यहाँ पर पता चल गई। पहली कहानी हमने कहा, जो पहली चीज़ हमने मालूम की कि सिस्टम करंट कितनी है, वो हमने कहा जी है 68 मिली एम्पेयर। इसका लिया 135%। हमने कहा जी 91.8 मिली एम्पेयर का फ्यूज़ है, लेकिन ये हमें मिलेगा नहीं, तो हमें 100 मिली एम्पेयर का फ्यूज़ लेना है। अभी इसमें दूसरी चीज़ हमें चाहिए वोल्टेज। हमने कहा कि जी वोल्टेज लेवल जो है वो
हमारा है मैक्सिमम वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो आप जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज है इसके बराबर या इससे ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि 220 वोल्ट, 240 वोल्ट या 250 वोल्ट, इस रेटिंग में हम फ्यूज़ लेंगे। और कौन सा? एसी में, ये वोल्टेज है एसी में। एसी और डीसी का क्या फ़र्क होगा? अभी ये फ्यूज़ हमने एक लगा दिया इस लाइन में, तो ये देखें अगर एसी पे ऑपरेट करेंगे यहाँ पर, तो ये करंट हर लम्हे चेंज हो रही होती है। ये करंट कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, तो फ्यूज़ को थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाती है। एसी के अंदर फ्यूज़ को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाती है, क्योंकि करंट का साइकिल हर लम्हे चेंज हो रहा होता है, तो इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता। अगर इसके बरक्स अगर हम इसको एक डीसी सर्किट में लगाएंगे, तो डीसी सर्किट के अंदर ये फ्यूज़, अगर ये इस पे से करंट ये इस तरह फ़्लो हो रही है, तो ये फ़्लो होती रहेगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। इसमें तो हर लम्हे इसका जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो चेंज हो रही होती है। तो यहाँ पर तो करंट जो है ये हमेशा एक ही लेवल में चलती है, अनटिल कि करंट उस लेवल से बढ़े तो ये फ्यूज़ क्लियरेस्ट कर दे, फ्यूज़ सर्किट को ओपन कर दे। अभी यहाँ पर कहानी इससे मुख्तलिफ हो गई, तो हमें चाहिए एसी वाला फ्यूज़। डीसी और एसी सर्किट में दोनों फ्यूज़ेस के अंदर फ़र्क ये होता है कि ये इसको हर लम्हे थोड़ा सा रिलैक्स मिल रही होती है, लेकिन इसके ऊपर स्ट्रेस लगातार पड़ा हुआ होता है और ये उसको बर्दाश्त किए जा रहा होता है। हमें फ्यूज़ चाहिए 100 मिली एम्पेयर 250 वोल्ट एसी का। अभी एक यहाँ पर और कहानी आ जाती है। यहाँ पर हमने देखना है, ये सेकंड स्टेप हम साइड पे करते हैं, फिर इसको और भी फिल करते जाएंगे। इससे अगला स्टेप हमने देखना है कि जब हम फ्यूज़ लेते हैं, जब आप फ्यूज़ सेलेक्ट करेंगे, तो वो फ्यूज़ आप उसको कहते हैं कि जी मुझे 100 मिली एम्पेयर का 250 वोल्ट एसी का फ्यूज़ दे दो। तो जब आप डाटा शीट में जाएंगे किसी भी लेबॉरेटरी के अंदर, जब ये रेटिंग लिखी जाती है तो ये रेटिंग होती है लैब टेम्परेचर पे। बिलफर्ज उन्होंने 25 डिग्री पे ये फ्यूज़ डिज़ाइन किया, इसका मटेरियल बनाया, तो 25 डिग्री पे या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आप कहते हैं ये फ्यूज़ बना था। और उन्होंने जब इसको टेस्ट किया तो ये उन्होंने लैब टेम्परेचर पे इसकी डाटा शीट बना दी। आपने अगर इस सप्लाई को अभी बनाना है, यूज़ करना है किसी ऐसे एरिए में जहाँ पर जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, आप इसको किसी गर्म इलाके में लेके जाते हैं या किसी ठंडे इलाके में लेके जाते हैं, तो ये करंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका अमल दखल हो जाएगा, फ्यूज़ आपका प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। क्यों? ये है एक 25 डिग्री पे चलता हुआ फ्यूज़। 25 डिग्री पे उन्होंने रेटिंग रख दी कि जी 25 डिग्री पे अगर ये 100 मिली एम्पेयर करंट दे देंगे तो ये फ्यूज़ 100 मिली एम्पेयर पे बर्न हो जाएगा। तो मैंने जो पहले बात की थी कि इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जब टेम्परेचर 25 से लेके ये 45 डिग्री पे पहुँचेगा, इसका अपना टेम्परेचर है फ्यूज़ की वायर का, तो ये फ्यूज़ बर्न हो जाएगा। जब करंट बढ़ाई हमने, करंट बढ़ते बढ़ते 100 मिली एम्पेयर हुई, तो इसका अपना टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो इस फ्यूज़ ने लाइन ओपन कर दी। अभी इसका जो मटेरियल है उसको नहीं पता करंट कितनी गुजर रही है, उसको गरज है अपनी वायर के टेम्परेचर पे कि उस वायर का मटेरियल इतना है, ऐसा हसास है, सेंसिटिव है कि जब उसको करंट देंगे, जब करंट उस टेम्परेचर पे, उस पर टेम्परेचर बढ़ा 45 डिग्री पे पहुंचा, उसकी वायर मेल्ट हो गई, फ्यूज़ ख़त्म हो गया। अभी अगर आप इस सप्लाई को उठा के 45 डिग्री पे रखेंगे या आप 40 डिग्री पे इसको ऑपरेट करना चाहते हैं, तो आपके पास टोटल 5 डिग्री का डिफरेंस है। अभी मैं 40 डिग्री पे इसको ऑपरेट करता हूँ, फ्यूज़ है 25 डिग्री पे 100 मिली एम्पेयर इसकी रेटिंग लिखी गई है। 25 डिग्री अगर कमरे का टेम्परेचर है, इसको आप 100 मिली एम्पेयर इस से गुजारेंगे। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसका टेम्परेचर जब वायर का बढ़ेगा 45 पे जाके ये ओपन हो जाएगा।
आपने इसको 40 डिग्री पे वैसे ही रूम टेम्परेचर से बाहर किसी जगह पे ऑपरेट किया, तो अभी टोटल 5 डिग्री का फ़र्क है इसके मेल्टिंग पॉइंट पे से, तो कहानी ख़त्म हो गई। ये तो अभी हो सकता है कि 20 मिली एम्पेयर करंट गुजरेगी तो ये फ्यूज़ ओपन हो जाएगा, तो ये फ्यूज़ हमारा प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो आपको फ्यूज़ सिलेक्शन के लिए सबसे पहले एम्बिएंट टेम्परेचर देखना है और उस हिसाब से इसको डी रेट करना है। डी रेट कैसे करते हैं कि एम्बिएंट टेम्परेचर आपने देखना है कि आपने इस्तेमाल कहाँ करना है। बिलफर्ज आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये मैं कहता हूँ 25 डिग्री पे, ये इसकी वैल्यू थी 100 मिली एम्पेयर। अगर आप इसको 45 डिग्री पे इस ऐसे एरिया में इस्तेमाल करना चाहते हैं, या आप इस सप्लाई को 65 डिग्री पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, या 20-20 की इंक्रीमेंट रखता हूँ, तो यहाँ पर आपको वैल्यू चेंज करना पड़ेगी। अगर इसको आप ठंडे वेदर में लेके जाते हैं, 5 डिग्री पे ऑपरेट करना चाहते हैं, या इसको और 20 डिग्री माइनस कर ले तो -15 पे ऑपरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर फ्यूज़ की वैल्यू देखेंगे अभी क्या क्या बनती है। ये तो है हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू। अभी इस फ्यूज़ की कैलकुलेशन के लिए आप क्या करेंगे, इसको डी रेट या री रेट करेंगे। डी रेट होता है कि उसकी वैल्यू को कम करना, री रेट होता है कि इसकी वैल्यू में किसी चीज़ का ऐड करना। अभी आपके पास है टोटल 100 मिली एम्पियर। अगर आपका जो 25 डिग्री टेम्परेचर है, 25 में से टेम्परेचर अगर 20 डिग्री बढ़ेगा तो उसमें आप 15% जो है वो उसकी करंट में री रेट कर देंगे। फिर इससे आगे 20 डिग्री और बढ़ा तो फिर आपने उस वैल्यू में मज़ीद 15% ऐड कर देना है करंट की वैल्यू में। अगर ये कम होगा तो आप 10 से 15%, यानी 10 से 15% होता है इसका जो अच्छा रूल होता है, वो 10% से लेके 15% तक, लेकिन अच्छा होता है कि आप 15% इसको कर लें। तो टेम्परेचर 20 डिग्री कम हुआ तो आपने -15% कर देना है, फिर यहाँ पे -15% कर देना है। किस में से? इसमें से जो 100 मिली एम्पेयर आपने फ्यूज़ सेलेक्ट किया है। तो अभी हमने जो सिस्टम करंट कैलकुलेट किया है, अभी हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि अभी हमारी कहानी जो है ना वो यहाँ पर था फ्यूज़ सिलेक्शन का कि स्टैंडर्ड फ्यूज़ हमने लेना था, लेकिन अभी स्टैंडर्ड फ्यूज़ की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अभी हम सिस्टम करंट पे बात करेंगे। पहले सिस्टम करंट को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम स्टैंडर्ड फ्यूज़ देखेंगे। तो स्टैंडर्ड करंट जो है हमारी 91.8 मिली एम्पेयर है। अभी 91.8 मिली एम्पेयर, इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए होता है कि 91.8 जो आपकी सिस्टम करंट में आपने 135% इजाफा किया, अभी इसमें प्लस कर देंगे 91.8 मल्टीप्लाइड बाई 15%, तो 105.57 मिली एम्पेयर हो जाएगी। 105.57 मिली एम्पेयर हमारी करंट बढ़ जाएगी। जो हमारी करंट चाहिए होगी हमें फ्यूज़ के लिए, वो ये करंट होगी। अभी अगर हम इसी सप्लाई को इस जगह लेके जाएंगे तो जो हमें फ्यूज़ की वैल्यू जो है वो मज़ीद चाहिए होगी, जो करंट वैल्यू आएगी वो 105.57 प्लस 105.57 मल्टीप्लाइड बाई 0.15, तो 121.6, तो 120, ये हमारी 0.405 मिली एम्पेयर करंट हो जाएगी। 91 का फ्यूज़ 91 मिली एम्पेयर करंट चाहिए थी हमारे 25 डिग्री पे, लेकिन जैसे ही हम उसको चेंज करेंगे 20 डिग्री उसमें इंक्रीमेंट लाएंगे, यहाँ से हम यहाँ पहुँचे तो करंट बढ़ गई, यहाँ से मज़ीद आगे पहुँचे तो करंट बढ़ गई। अगर इसको हम मज़ीद ठंडे वेदर में लेके जाते हैं तो हमें जो फ्यूज़ की कैलकुलेशन होगी वो 91.8 माइनस, पहले हम इसमें प्लस कर रहे थे तो 91.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.15, तो 78 मिली एम्पेयर करंट आ जाएगी। इसी तरह इसको और नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पर 39 मिली एम्पेयर वाला फ्यूज़ जो है
वो हम इस्तेमाल करेंगे। इस तरह क्यों? इससे ये होगा कि हमारी जो सप्लाई की करंट है, जो रिक्वायर्ड करंट है, वो तो वही रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो इसकी वायर साइज़ है, क्योंकि हमने उसको इतने लो टेम्परेचर पे बढ़ाया, करंट हम वही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो उसको इतना हीट अप करेगा कि उस लेवल पे पहुंचने पे वो ओपन करेगी। तो इस तरीके से हम इसका जो री रेटिंग और डी रेटिंग हम करते जाएंगे। यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि टेम्परेचर इफ़ेक्ट क्या है। इसको डी रेट करेंगे या री रेट करेंगे कि हर 20 डिग्री टेम्परेचर पे इसके इंक्रीज़ होने पे हम करंट को 10 से 15% बढ़ा देंगे और 20 डिग्री माइनस जाने पे हम इसमें से 10 से 15% माइनस कर देंगे, जो हमारी सिस्टम करंट है उसमें से माइनस करते जाएंगे। इससे अगली बात आती है कि जो हम सर्किट इस्तेमाल कर रहे हैं वो सर्किट किस तरह का है, उस सर्किट के अंदर आपने किस तरह की सेफ्टी रखनी है। एक है ये चीज़, आया आपने शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देनी है या आपने ओवर करंट प्रोटेक्शन देनी। ये फ्यूज़ की कैटेगरी पे होता है कि आपने किस तरह का फ्यूज़ सिलेक्ट करना है। अभी ये फ्यूज़ जो है ये आहिस्ता आहिस्ता रिस्पांस करेगा और ये बहुत जल्दी से रिस्पांस करेगा। इस फ्यूज़ में और इस फ्यूज़ में इनकी बनावट में, इनके मटेरियल में फ़र्क होता है। इसमें जो ही करंट उस लिमिट से बढ़ती है तो वो ये फ़ौरन से ओपन हो जाता है, लेकिन ये वाला इसको कहते हैं क्विक आर्किंग फ्यूज़ और इसको कहा जाता है टाइम लैगिंग फ्यूज़, यानी ये थोड़ी देर के बाद होता है ओपन। अभी ये वाला ये हो सकता है कि लेस देन 1 मिली सेकेंड ओपन हो जाएगा, 1 सेकेंड के हज़ारवें हिस्से से भी कम। जैसे ही करंट उसकी लेवल से बढ़ी उसका मटेरियल फ़ौरन से ब्रेक करेगा और सर्किट ओपन हो जाएगा। लेकिन ये वाला ये 5-6 मिली सेकेंड से लेके इसका टाइम मिनट में जा सकता है, 1 मिनट 2 मिनट तक भी ये वेट करें। लेकिन जो हमारा ये वाला फ्यूज़ है ये ओवर करंट तक तो पहुंचने नहीं देता। जैसे ही करंट उस लिमिट से पहुंची ये क्विक आर्किंग फ्यूज़ है, इसको एफ सीरीज़ फ्यूज़ कहा जाता है और इसके लिए जो होगा वो टी सीरीज़ या टाइम लैगिंग फ्यूज़ होगा। ये फास्ट एक्शन है, ये स्लो एक्शन है। इसको स्लो ब्लो भी कहा जाता है, इसको फास्ट ब्लो भी कहा जाता है। तो आपने फ्यूज़ की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि मुझे फ्यूज़ कौन सा चाहिए। तो हमें एक और चीज़ देखनी है कि हमारे जो इसी से मिलती जुलती बात कि आपके सर्किट के अंदर जो आप सर्किट बनाने जा रहे हैं वहाँ पर क्या इन रश करंट है, उस सर्किट के अंदर क्या वहाँ पर कैपेसिटर यूज़ हो रहा है। अगर कैपेसिटर यूज़ हो रहा है तो कैपेसिटर की जो इन रश करंट की कर्व होती है वो हमें पता है कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं कैपेसिटर खाली होते हैं तो करंट यकदम बढ़ती है। तो जहाँ पर इन रश सर्किट होता है, जहाँ पे सर्ज होती है, तो वो करंट सिस्टम करंट से तकरीबन 10 गुना बढ़ती है। सिस्टम करंट है आपकी 1 एम्पियर, तो वो करंट 10 एम्पियर तक वो यकदम स्पाइक आती है। ये 1-2 मिली सेकेंड के लिए होती है। अगर आपने वो पल्स जो है उसको भी देखना है, अगर आपने फ्यूज़ कैटेगरी फास्ट ब्लो लगा ली तो ये कैपेसिटर को चार्ज ही नहीं होने देगा, पहले ही ओपन हो जाएगा। तो हमें फ्यूज़, अगर आपके पास इन रश सर्किट है, इन रश करंट है, तो वो आपने देखना है कि उसका टाइम कितना है। नॉर्मली कितना टाइम आपका कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर बड़े साइज में है तो उसको हो सकता है कुछ मिली सेकेंड लगे। चार्जिंग के हिसाब से है उसका चार्जिंग टाइम कितना है वो कैलकुलेट करेंगे। कैपेसिटर कितनी देर में अपने लेवल पर वापस आएगा और ये करंट बढ़ी थी, ये वापस अपनी ऑपरेटिंग करंट 1 एम्पियर जो उसकी है या 2 एम्पियर है, जितनी भी है, उस पर वापस आएगी। अगर ये 10 गुना बढ़ती है तो जो हमारी पीक होती है ये नॉर्मली 10 गुना तक इसकी करंट बढ़ती है। स्टैंडर्ड इसी टेम्परेचर पे जो करंट चाहिए ये वाली हम कहते हैं कि
91 मिली एम्पेयर करंट थी और उसको हम फुल गर्म इलाके में ऑपरेट करना चाह रहे हैं। हम 65 डिग्री तक, हमारा जो 50 डिग्री है, बिलफर्ज मैं पाकिस्तान इंडिया की बात करता हूँ, तो वहाँ पर हमारा टेम्परेचर 50-55 डिग्री जाता है। तो वहाँ पर हम ये फ्यूज़ कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। 121 वाला फ्यूज़ हमें चाहिए, तो इसका जो नेक्स्ट हायर है, हम कह सकते हैं कि 150 मिली एम्पेयर वाला फ्यूज़ जो है हमें चाहिए। मैक्सिमम जो करंट है हमारी यहाँ तक जा सकती है। तो ये था 25 डिग्री और हमें अभी ये चाहिए 150 मिली एम्पेयर वाला, क्योंकि हमारी करंट जो है वो यहाँ तक जा रही है। तो स्टैंडर्ड फ्यूज़ जो मार्केट में अवेलेबल है वो 150 मिली एम्पेयर का होगा। तो ये करंट, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 10 टाइम मल्टीप्लाई कर लें, तो फ्यूज़ की आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इन रश करंट के लिए। तो इन रश करंट, अगर हमारी सिस्टम करंट ये है 121 मिली एम्पेयर ये करंट है, तो इसको 10 टाइम मल्टीप्लाई कर लें इन रश करंट निकालने के लिए। तो ये 1.214 एम्पियर करंट आ जाएगी। अभी ये हमारी इन रश करंट है। तो इन रश करंट जब बढ़ती है यकदम, तो नॉर्मली जो है ये बढ़ने के बाद ये नीचे आती है, तो ये एवरेज करंट निकाल ली जाती है। ये एवरेज करंट, ये इन पल्स करंट जो है, इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की पल्सेस हैं। एक जो है वो बहुत स्लोली चार्ज हो रहे होते हैं, एक पल्स इस तरह होती है। तो इनके फार्मूले भी हैं। तो नॉर्मल जो फार्मूला है 1/2 आई पीक स्क्वायर टी। अभी ये फार्मूला किस लिए होता है? इसको कहते हैं आई स्क्वायर टी या एम्पेयर स्क्वायर सेकेंड, या इसको कहा जाता है फ्यूज़ का मेल्टिंग टाइम कैलकुलेशन। तो फ्यूज़ का मेल्ट टाइम कैलकुलेशन के लिए आपको कि जी फ्यूज़ कितनी देर में वो मेल्ट होगा, ये बात वही आती है कि फास्ट आर्किंग है या टाइम लैगिंग फ्यूज़ है, वो आपने कैलकुलेट करना है यहाँ से। इसके लिए अभी जो हम फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, हम एवरेज फार्मूला यूज़ करेंगे कि जी 1/T आई पीक स्क्वायर टी। अभी दो चीज़ें हमने बात की कि जी जो करंट है हमारी, वो पीक जैसे ही हमने स्विच ऑन करना है तो ये पीक ऐसे बढ़ेगी और आहिस्ता से ये नीचे आएगी। अभी ये T0 है और यहाँ पर जब ये अपनी नॉर्मल लिमिट पे आएगी, इसको T1 कहा जाएगा। इन दो टाइम के दरमियान कितना वक्फा है, कितना टाइम है उस कैपेसिटर के चार्ज होने में? मैं कहता हूँ ये 6 मिली सेकेंड टाइम है और पीक करंट हमारे पास 1.214 है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर ये किस लिए होता है? ये मेल्टिंग पॉइंट होता है क्लियरेस्ट टाइम। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि जब हमारा ये सर्किट था, ये प्रॉपर वर्क कर रहा था, जैसे ही इसके अंदर करंट दाखिल हो रही है, एक लिमिट आई, ये टाइम 0। अगर अभी इस वक्त एन इस टाइम यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया या ओवर करंट हो गई, करंट अपनी लिमिट से बढ़ गई, कोई भी कंडीशन आई, इससे लेके कितना टाइम लगेगा इस फ्यूज़ को बर्न होने में, इसको जलने में, कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये करंट बढ़ी और ये ओपन हो जाए। इसके ओपन होने से करंट रुक जाए, करंट ओवर करंट होने से लेके करंट रुकने तक ये जो टाइम कहलाएगा, इसको कहेंगे TC, क्लियरेस्ट टाइम। क्लियरेस्ट टाइम के अंदर दो चीज़ें होती हैं। जब ये फ्यूज़ वायर है, इसमें से करंट चलना शुरू हुई, ये हीट अप हुआ, इसके हीट अप होने में, इसके मेल्ट होने में जितना टाइम लगेगा, इसके टेम्परेचर बढ़ने यानी ये वायर के कमज़ोर होकर इसको मेल्ट होने में और इसके आर्किंग में, ये हो गया TC मेल्टिंग टाइम। कितना टाइम इसको मेल्ट होने में लगेगा, यानी जब इसका टेम्परेचर बढ़ा उससे लेके कितनी देर तक ये लिक्विड फॉर्म में जाएगा और कितनी देर में इसमें जो शोला बनेगा, आर्किंग होगी। तो ये मेल्टिंग टाइम प्लस आर्किंग टाइम, यानी उसमें जो स्पार्किंग होगी, शोला होगा, इन दो में जितना टाइम लगेगा, इसको टाइम क्लियरेंस कहते हैं। और ये वो मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेशन होती है कि मेल्ट हो के आर्किंग बने, आर्किंग बन के तो ये सर्किट को क्लियर कर दे, सर्किट की करंट को रोक दे।
तो ये हमारा सारा प्रोसेस जो है ये मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेशन में आता है। तो इन रश करंट जो हमारी यकदम बढ़ी थी 1/2 आई पीक स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टी 1.214, इसको आप स्क्वायर लेंगे 1.214 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेंगे टी से। तो हम टाइम हमने कहा जी 6 मिली सेकेंड हमारा कैपेसिटर का टाइम है। तो ये जो वैल्यू आएगी 0.004421 एम्पेयर स्क्वायर एस। ये फ्यूज़ की जब आप डाटा शीट देखेंगे, फ्यूज़ सिलेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको फ्यूज़ की डाटा शीट में ये चीज़ आएगी कि जी मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेशन में आपको फ्यूज़ कौन सा चाहिए। अभी उसी करंट में आपको 14 वाला भी मिलेगा, 8.7 वाला भी मिलेगा, 21 वाला भी मिलेगा, एक ही फ्यूज़। लेकिन आपकी जो वैल्यू आएगी, ये तो किसी और फ्यूज़ की डाटा शीट है, लेकिन आपको मिसाल के तौर पे मैंने बताने के लिए यहाँ पर ये मेल्टिंग टाइम आपने ए स्क्वायर एस जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपके पास इन रश करंट नहीं है, आप डायरेक्टली ऑन करना चाहते हैं, तो उस वक्त जो स्टैंडर्ड करंट है उसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आपका जो स्क्वायर ले लेंगे, तो स्क्वायर लेने से जो वैल्यू आएगी आप उस वैल्यू का फ्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। अभी हमारी इस कंडीशन में जब हमारे पास इनपुट साइड पे कैपेसिटर लगे हुए हैं तो वो सर्ज लेंगे, तो फ्यूज़ को इस काबिल होना चाहिए कि वो इतनी जल्दी मेल्ट ना हो। तो ये स्लो ब्लो फ्यूज़ आएगा हमारा। अभी इससे अगली बात आएगी कि जो हमने फ्यूज़ कैलकुलेट किया ये वाला, ये हमने भी 65 डिग्री पे वो करंट कैलकुलेट की, उसका ये मेल्टिंग पॉइंट निकाला कि ये वाला। अभी ये होता है कि ये वन टाइम कैलकुलेशन के लिए है। अगर आप फ्यूज़ उसको इस तरीके से कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ओवर करंट एक बार ही ना हो, ये बार बार भी हो सकती है, क्योंकि ये मटेरियल जब हीटर में से करंट गुजरती है तो उसकी वायर कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। उसको आप लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं या एक ही दफ़ा पल्स आई काम ख़त्म, तो इसका मतलब है कि फ्यूज़ हमारा ख़त्म हो जाएगा, 1 2 3 झटके बर्दाश्त करेगा, उसके बाद फ्यूज़ ख़त्म। अगर आपने उसको लॉन्ग लाइफ करना है तो इसको आपने डी रेट करना है। उसके लिए पल्स डी रेटिंग कर्व आपको ये चार्ट यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर इसमें होता है कि क्वांटिटी ऑफ पल्सेस, कितनी दफ़ा ये अपनी लिमिट को टच करे। अभी ये वाला जो ये फार्मूला है, यहाँ तक जो हमारी वैल्यू आई थी, ये कितनी दफ़ा आप 10,000 बार इसको ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं, एक दफ़ा इसकी 1,000 दफ़ा इसकी लिमिट रखना चाहते हैं, जितनी लिमिट आपने रखनी है, या 1,00,000 दफ़ा करना चाहते हैं, तो आप उतनी इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू है वो चेंज करेंगे। अगर आप सिर्फ एक दफ़ा रखेंगे ये वाला, तो 100% वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है तो ये रखेंगे, तो डायरेक्टली आपका एक ही पल्स पे ये फ्यूज़ ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने उसको 100 पे करना है तो 100 पे करने के लिए देखें तो इसको ऐसे ऊपर ले जाएं, यहाँ पर ये 68% तकरीबन आ रहा है टाइम लैगिंग फ्यूज़ के लिए। और अगर आपने कोई कार्किंग फ्यूज़ रखना है तो ये वाला, ये तकरीबन 75% वैल्यू रखेंगे। अगर आप इसको 10,000 बार रखना चाहते हैं कि इसको लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं कि सप्लाई हमारी, यानी जो इसकी मैक्सिमम करंट है उस तक ये ऑपरेट हो सके और ये कमर्शियल बनानी है, तो वहाँ तक आप उसको लॉन्ग लाइफ बनाना पड़ेगा। तो फ्यूज़ की वैल्यू आपको डी रेट करना पड़ेगी। अभी यहाँ पर अगर मैं टाइम लैगिंग फ्यूज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसको देखें तो 30 से ये तकरीबन हम इसको 29% कह देते हैं। तो उसके लिए आप इसको डी रेट करेंगे, डी रेट विद एफ, फैक्टर कितना निकालना है आपने। तो वो क्या होता है कि जो आपके जो एक्चुअल वैल्यू है एम्पेयर स्क्वायर एस की, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर की, उसको आप एफ से डिवाइड कर दें। कितने % आपने रखना है, तो हमारी जो वैल्यू है वो 00421, इसको आप कर दें 0.29 से, 29% से करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारा जो फ्यूज़ सेलेक्ट होगा वो लॉन्ग लाइफ होगा। यानी आपने उसको 10,000 बार
के पावर सप्लाई पे अगर मैक्सिमम लिमिट पे टच भी करे तो उसके बर्न होने से पहले ये इतनी बार पल्सेस को बर्दाश्त करने की हिम्मत हो इसमें। 0.00421 इसको डिवाइड कर दीजिए 0.29 से, तो ये आ जाएगा 145। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 0.0145 एम्पेयर स्क्वायर सेकेंड। तो ये वैल्यू हमारा मेल्टिंग पॉइंट जो है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारा फ्यूज लॉन्ग लाइफ हो जाएगा। यहाँ पर हमने कह दिया 250 वोल्ट एसी का फ्यूज़ चाहिए हमें और 65 डिग्री पे ऑपरेट करना है, और उसका जो एम्पेयर स्क्वायर है वो 0.0145 ए स्क्वायर एस, ये फ्यूज़ की स्पेसिफिकेशन आ जाएंगी। यानी अभी हम 150 मिली एम्पेयर, 250 वोल्ट एसी, 65 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.0145 एम्पेयर स्क्वायर एस। और फ्यूज़ की टाइप कौन सी होगी? टी सीरीज़ फ्यूज़, टाइम लैगिंग फ्यूज़ होगी, या स्लो ब्लो कहेंगे, या इसको SLO BLO स्लो ब्लो। यानी ये फ्यूज़ हम सिलेक्ट करेंगे। यानी ये स्पेसिफिकेशन में आ गया। अभी इससे आगे डिस्कशन आती है। अभी जब हमने ये चीज़ें देख ली, इसके बाद हमने देखना है कि हम इसको इंस्टॉल कहाँ पे करना चाह रहे हैं, लिमिटेशन क्या क्या है। आया आप इसको PCB के ऊपर लगाना है, ये PCB है, तो PCB पे आप किस तरीके से लगाएंगे? आप थ्रो होल लगाएंगे, यानी सुराख करके, तो कोएक्शियल लीड्स होती हैं जैसे हम रजिस्टर लगाते हैं उस तरह का फ्यूज़ लगाना है, या SMD लगाना है, या आपने फ्यूज़ PCB के ऊपर क्लिप लगाकर वो फ्यूज़ लगाना है कि वो फ्यूज़ क्लिप से इजी रिप्लेस हो सके। तो ये सारी चीज़ें ये लिमिटेशन में आती हैं कि फ्यूज़ आपको कौन सा चाहिए। अभी फ्यूज़ जब आपने देखना है, फिर साथ में प्राइस कंपेयर करनी है। अगर आप एक्शन लीड वाला लगाते हैं तो वो फ्यूज़ लगाने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको क्लिप के पैसे बच जाएंगे, क्लिप की अमाउंट बच जाएगी। अगर आप SMD लगाते हैं तो उसमें ये होता है कि सोल्डरिंग का आपको ख्याल रखना पड़ता है कि सोल्डरिंग किस तरह की करनी है, कितने टेम्परेचर पे करनी है, वो सारी चीज़ें ये इसके आएंगी कि जी उस तरीके से आप क्या सोल्डरिंग कर पाएंगे जो उसकी रिक्वायर्ड सोल्डरिंग है। फिर उसके बाद आती है बारी कि अगर आपने क्लिप लिया है तो क्लिप कौन सा लेना है, उसकी क्वालिटी कौन सी होगी, आया उसके अंदर अपनी क्रोजन या उसके अंदर अपनी जो कार्बन जमती है वो तो नहीं जमेगी। फिर आती है बारी कि जी माउंटिंग स्टाइल कैसा होगा। आपने फ्यूज़ पैनल के ऊपर लगाना है, आपने उसके बैक शेल के ऊपर लगाना है। अगर आप होल्डर वाला लगाना चाह रहे हैं, बैक साइड पे होल्डर हो, ताकि फील्ड में अगर ये आप सप्लाई किसी को भेजते हैं, अगर ये फ्यूज़ वहाँ पे डैमेज होता है तो वो बंदा उसी स्पेसिफिकेशन का लगाकर असम्बली को वो रिपेयर कर सके। फ्यूज़ जला, फ्यूज़ डैमेज हुआ, आप उसने फ्यूज़ रिप्लेस किया, अगर आप उसको चाहते हैं कि जी ये रिपेयर ख़राब होने पर आपके पास वापस आए, तो फिर फ्यूज़ आप PCB के अंदर लगाएंगे। इस तरह की ये सारी कैलकुलेशन आती हैं। फिर साथ में प्राइस भी आप देखते हैं, और फिर आप देखते हैं कि फ्यूज़ सर्टिफाइड किसका है, सर्टिफिकेशन किसने की, कौन सी अप्रूवल अथॉरिटी है। किसी भी लैब से टेस्टेड या अप्रूव्ड आप सर्टिफाइड फ्यूज़ यूज़ करेंगे तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अगर आप लोकल ब्रांड या अनब्रांडेड फ्यूज़ लेंगे तो उस वक्त वो सस्ता मिलेगा, उसकी प्राइस कम होगी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पैरामीटर्स आपको देखना पड़ते हैं। फिर आप ये देखते हैं कि आप आया पैनल के ऊपर लगाना है या फ्यूज़ ब्लॉक लगाना है, कि आप अपनी पावर सप्लाई से लेके, जैसे कारों के अंदर एक फ्यूज़ बॉक्स लगा हुआ है, फ्यूज़ ब्लॉक लगा हुआ है, वहाँ पर क्लिप लगे हुए हैं, फ्यूज़ आप आसानी से निकालते हैं, फ्यूज़ क्लिप के अंदर लगा देते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको फ्यूज़ ब्लॉक का, उसके क्लिप्स का और ये सारी वायरिंग है, इसका ख़र्चा भी ऐड करना पड़ता है। कि अगर आपने इन लाइन फ्यूज़, जैसे अमूमन तार के दरमियान में एक क्लिप लगाकर एक
फ्यूज़ होल्डर लगा दिया जाता है, आप उसको ट्विस्ट करते हैं, उसके अंदर से फ्यूज़ निकल आता है। आप उस तरह का बनाना चाहते हैं। इसके बाद ये देखना है कि जहाँ पर आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक लगातार हीट जनरेटिंग डिवाइस है, इसमें से हीट खारिज हो रही होती है। वैसे हम इसको काउंट नहीं करते हैं, लेकिन इसकी जो अपनी हीट है वो डेसिपेट कर रहा होता है। अगर आप किसी ऐसी सेंसिटिव जगह पे लगा रहे हैं फ्यूज़ को, तो वहाँ पर ये उसका इन्वायरमेंट टेम्परेचर बढ़ने का सबब भी हो सकता है। तो ये सारे पैरामीटर्स देखने के बाद हम एक अच्छा प्रोटेक्शन फ्यूज़ हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस के लिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अपना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।